नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं गृह विज्ञान के पेपर नंबर 1 के बारे में। ठीक है, किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? तो गृह विज्ञान के पेपर नंबर 1 के मॉडल पेपर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा 2025-26 में होने वाली उसके दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है। ठीक है, इसमें आपको कुछ चीज़ें बताई जाने वाली हैं। आप ये मान के मत चलिए कि ये पेपर नंबर 1 की ही बात की जा रही है। हालाँकि मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाइज़ चलने वाला हूँ और कुछ नई पहल स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि मैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय अर्थात यूनिवर्सिटी की बात करने वाला हूँ। यहाँ पर गृह विज्ञान के जितने भी पेपर हैं, गृह विज्ञान के 4 पेपर हैं, टोटल के टोटल आपके पीडीएफ बन कर के तैयार कर दिए गए हैं। पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, चाहे कंप्यूटर सांख्यिकी का हो, चाहे हमारा ये हो शोध की पद्धतियाँ हों, ऐसे सभी पेपर्स की जो है पीडीएफ बन करके तैयार कर दिए गए हैं, बना करके तैयार कर दिए गए हैं। और जितने भी छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से जो है बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए वीडियो ये खास करके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बाकी आप में से कोई ऐसी यूनिवर्सिटी से हैं जिनमें कोई भी पेपर आपका गृह विज्ञान जिसकी नाम शोध पद्धतियां हो, वो आपके लिए है। अगर आपके पूरे सिलेबस में कहीं भी शोध पद्धति का नाम दिया गया है तो आपके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, बाकी आप यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हैं। उस हिसाब से हर एक यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जाएगा, सभी का मॉडल पेपर तैयार किया जाएगा। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मात्र 20 रुपए में, ऐसा नहीं है कि 100, 50, 150 रुपए तुमसे लिए जा रहे हैं, उतना ही खर्चा लिया जा रहा है जितना एक पेपर को तैयार करने में लगता है। क्योंकि भैया हम लोगों के पास उतना समय होता नहीं कि हम आपका बैठ के पीडीएफ तैयार करें, और भी काम रहते हैं हमें करने रहते हैं। जैसे स्कूल में टीचिंग करना हुआ, मेरी ऑफलाइन संस्था चलती वहाँ भी देखते हैं। ठीक है, बाकी सारे काम परिवार के साथ भी, तो इस तरीके से इतना टाइम हमें नहीं मिल पाता कि हम खुद बैठ करके आपका पीडीएफ तैयार करें। अगर खुद करते तो आपको फ्री में भी दे सकते थे, कोई बात नहीं थी। लेकिन 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 आपको एक पेपर का मात्र 20 रुपए चार्ज करना होगा। बहुत ज़्यादा रुपया नहीं है, 20 रुपए आज के समय में कुछ भी नहीं है। आप जाते हैं, एक स्प्राइट की बोतल ले लेते हैं तो 20 रुपए की मिलती है और आराम से पीकर आप फेंक देते हैं। उससे ना आपके सेहत को लाभ होने वाला है, बस थोड़े से मजे के लिए। सोचिए, मात्र 20 रुपए में आपकी पूरा पेपर सफल हो सकता है, आपका पूरा पेपर अच्छा हो सकता है, आप लगभग 80 टू 85% नंबर ला सकते हैं। और अभी आप देखेंगे कि मैंने कैसे प्रश्नों को तैयार किया है। उनका जो जवाब है एकदम सरल भाषा में तैयार किया गया है। ऐसा नहीं कि आपको पढ़ने में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम होगी, आप उनको पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में भी बढ़िया लगेगा, समझ में भी आएगा। और ऐसे ही आपको एक ही नहीं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक पेपर का मूल्य 20 रुपए है। ठीक है, वैसे भी अगर आप एक पेपर की अगर सीरीज लेने जाते हैं भैया, तो एक पेपर की जो सीरीज है वो आपको लगभग 60 टू 80 रुपीज मिल जाती है, और कहीं कहीं हमने देखा है 120 रुपए सीरीज मिलती है, इतने तक बढ़ जाता है। और जिसमें से मात्र 20 रुपए की बात की जा रही है। अगर आप इच्छुक हैं, आप चाहते हैं कि मैं खुद घर बैठ करके पीडीएफ से तैयार करूं, कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस ही हो जो क्वेश्चन परीक्षा में आ सकते हैं, मतलब ये नहीं अगर आप सीरीज लेंगे तो उसमें लगभग 250 क्वेश्चन दिए रहते हैं, आप सभी को थोड़ी याद कर पाओगे। कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, यहीं से आपका पेपर बनने वाला है। बस आप विश्वास रखिए, एक बार आप इसको खरीदिए और पेपर देकर के आइए। सेकंड सेमेस्टर में ना आप मुझे ढूंढते हुए घूमेंगे तो बताना, ठीक है? इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। हाँ, इस बात का ध्यान में रखिएगा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हो सकता है चैनल भूल जाओ, लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखना, पीडीएफ में आपको मेरे चैनल का नाम एजुकेशन विद देवेश के नाम से मिल जाएगा। आप कभी भी याद करेंगे हम आपके सामने मिलेंगे। चलिए बात करते हैं, यूनिवर्सिटी हमारी कौन सी होने वाली? वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी होने वाली है। इसमें मैं गृह विज्ञान के बारे में, एमए गृह विज्ञान के बारे में बात करने वाला हूँ। और प्रथम सेमेस्टर है और पेपर नंबर 1 की बात करेंगे जिसका नाम है शोध की पद्धतियां। ठीक है, उसका मॉडल पेपर तैयार किया गया है। समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। पूर्णांक आपका 100 नंबर का होता है। कुछ ऐसा मॉडल पेपर तैयार किया जाता है, ठीक वैसे ही आपका यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं भैया कि यहाँ पर जब भी आपको प्रश्न पत्र मिलता है, कभी भी कोई भी परीक्षा अगर आप देते हैं तो उसमें कोई भी क्या, आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की कोई भी परीक्षा देते हैं तो उसमें आपको लगभग 3 टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, और कहीं कहीं पे आपको 4 टाइप के भी मिल जाते हैं। मतलब वो कहीं कहीं पे मिलता है जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का चलता है। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप को हटा दें तो मात्र 3 टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं: अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय। अति लघु उत्तरीय का जवाब आपको 50 से 60 शब्दों में देना होता है। लघु उत्तरीय का जवाब जो है आपको 150 से 200 शब्दों में देना होता है। और दीर्घ उत्तरीय का जवाब जो है आपको 500 से 600 शब्दों के बीच में, लगभग 500 शब्द ही कहते हैं, 450 500, लेकिन मैंने 500-600 शब्द तक कवर कर लिया है। ठीक है,
तो इस तरीके से आप इसका जवाब दे सकते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पहला यानी कि खंड आ या फिर आप कह सकते हैं खंड ए आपका यहीं पे अतिरिक्त उत्तरी स्टार्ट हो जाता है। पहला प्रश्न आपके सामने है भैया, शोध क्या है? पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है शोध क्या है, तो आप लिखेंगे शोध मतलब होता है किसी विषय की गहराई से जानकारी लेना, उसके बारे में नए तथ्य जानना या पहले से मौजूद बातों की जांच पड़ताल करना। जैसे कोई समस्या हो तो हम उसे समझने के लिए अलग अलग तरीकों से जानकारी इकट्ठा करते हैं और निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, यही शोध कहलाता है। देखिए कितना सरल जवाब, कितनी सरल भाषा में आपके सामने प्रश्न रखा गया है कि शोध का मतलब क्या होता है। कोई भी विषय है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी अगर आप गहराई से जानकारी लेना चाहते हैं या उसके बारे में कुछ नए तथ्य अपने तरफ से जोड़ना चाहते हैं या उसमें जो पहले से तथ्य मौजूद हैं, पहले से ही जो मौजूद हैं उनकी जांच पड़ताल करना चाहते हैं, ये सही है या गलत है, करना चाहते हैं। जैसे कोई समस्या हो भैया, इनमें से कोई भी समस्या होती है, हम उसे समझने के लिए अलग अलग तरीकों से जानकारी इकट्ठा करते हैं। जो अलग अलग तरीके यूज करते हैं बस वही हमारे भैया क्या कहलाते हैं, शोध कहलाते हैं। और उन तरीकों को इकट्ठा कर करके हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, बस यही हमारा शोध कहलाता है। बात यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप चाहें तो इसको और बढ़ा करके भी लिख सकते हैं। हाँ, एक बात और, आपको पीडीएफ मिलेगा कैसे, तो आप यहां पर देख सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर है 89480158 एंड 57। देखो बेटा, इस पे कॉल मत कीजिएगा, ये केवल और केवल व्हाट्सएप नंबर है। जैसे ही आप इस पे एसएमएस करेंगे, अपने सब्जेक्ट का नाम, अपने पेपर का नाम मत भूलिएगा, पेपर का नाम जरूर बता दीजिएगा। पेपर का नाम बताते हैं, अगर आपका पीडीएफ तैयार होगा तो तत्काल में आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, मात्र आपको 20 रुपीज पे करने होंगे। आपको पेपर 1 पेपर 2 जिसका भी आप चाहेंगे, एक पेपर का आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपको पीडीएफ समझ में आता है तो आप बाकी के जो है 3 पेपर के 60 रुपए पे कीजिएगा और आपको बाकी के 4 पेपर भी दे दिए जाएंगे। मतलब 80 रुपए में आपका पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट मिल जाएगा। पूरा सब्जेक्ट उस सेमेस्टर का जितना भी पॉइंट है, जितने भी पेपर हैं, सब कुछ आपके कवर कर दिए जाएंगे। अगर नहीं तैयार है, मान लीजिए कि थोड़े समय के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी का अभी नहीं तैयार है, क्योंकि इस पे वर्क किया जा रहा है, अभी स्टार्टिंग हुई है लगभग 4-5 दिन पहले से। तो अगर किसी यूनिवर्सिटी का नहीं तैयार है तो आपको 1 से 2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रश्न ढूंढने पड़ते हैं, अच्छे अच्छे लाने पड़ते हैं। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट आई होप ले लिया होगा। अगर नहीं लिया है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे लो और स्क्रीनशॉट ले लो, नंबर को उतार लो, व्हाट्सएप करो, कॉल मत कीजिएगा। चलिए बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, समाज शास्त्रीय शोध का कोई एक उदाहरण दीजिए। कोई ऐसा समाज शास्त्रीय शोध बताइए, एग्जाम्पल के तौर पे वही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लिखिए, मान लीजिए कोई शोधकर्ता यह जानना चाहता है कि गांव में लड़कियों की शिक्षा को लोग कितना जरूरी मानते हैं। वह गांव में जाकर के लोगों से बात करता है, आंकड़े जुटाता है। तो यह एक समाज शास्त्रीय शोध का उदाहरण है, क्योंकि इसमें समाज के व्यवहार और सोच को समझा जा रहा है। सिंपल सी बात है, समाज से जुड़ी हुई कोई भी बात है, आप विवाह से लेकर संबंधित कोई बात कर सकते हैं, आप अंतर पीढ़ी संघर्ष से संबंधित कोई शोध कर सकते हैं, आप किसी की शिक्षा से लेकर के कर सकते हैं, महिलाओं के पिछड़ेपन से कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही संबंधित। तो वहां पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे आप ये जानना चाहते हैं कि जो गांव की लड़कियां हैं उनकी शिक्षा पर लोग कितना जरूरी मानते हैं, तो इसलिए आप क्या करेंगे, किसी एक गांव को सिलेक्ट करेंगे, वहां पर जाएंगे और उन लोगों से बातचीत आप करेंगे। उनसे बातचीत करने के बाद जो भी आपके पास आंकड़े आएंगे उनको आप इकट्ठा करेंगे। और भैया जो आप ये आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं, उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं, यही हमारा समाज शास्त्रीय शोध का उदाहरण कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? समाज शास्त्रीय शोध का उदाहरण कहलाता है, क्योंकि इसमें समाज के व्यवहार के बारे में और उनके सोच के बारे में समझा जा रहा है, उनके बारे में खोज की जा रही है। बस इसीलिए इसको हम समाज शास्त्रीय शोध का एक उदाहरण मान लेते हैं, ठीक है। आई होप आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन भी यहां पर क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं तीसरे नंबर प्रश्न के बारे में। तो तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, किसी शोध समस्या के चयन में कितनी बातों को ध्यान में रखा जाता है। कोई भी आप शोध समस्या चयन कर रहे हैं, कोई एक ऐसी समस्या है जिसको आप शोध करने के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं कि इसके ऊपर हम शोध करना चाहते हैं, ठीक है, रिसर्च करना चाहते हैं, तो उन पे आप कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखेंगे। तो आप लिखेंगे, भैया शोध समस्या चुनते समय यह देखा जाता है कि विषय नया है या नहीं। पहले बात क्या ध्यान दिया जाता है भैया, कि जो भी सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक हम चूज कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं वो न्यू है, नया है या फिर पुराना है, ठीक है।
इस बात को देखेंगे, उसमें शोध की संभावना है या नहीं है, मतलब ये भी देखेंगे कि उसमें हम शोध कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, संभावना भी देखी जाएगी और वह आपके समय और संसाधनों के हिसाब से किया जा सकता है। मतलब बोल रहे हैं वो आपके समय को देखते हुए और आपके पास जो संसाधन अवेलेबल है, मतलब आपके पास कितना टाइम है, 1 महीने, 2 महीने, 15 दिन, 10 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता भर, साल भर, समय को देखते हुए, साथ ही साथ आपके पास कौन-कौन से संसाधन अवेलेबल हैं, जो आप जिनका यूज़ करने वाले हैं शोध में, ठीक है? उनके हिसाब से किया जाता है, किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए आपने किसी को सिलेक्ट भी कर लिया, अब आपके पास उससे रिलेटेड संसाधन ही नहीं है या आपके पास उतना समय ही नहीं है, तो भी आप नहीं कर पाएँगे, तो आप ये भी ध्यान देते हैं। साथ ही उस विषय में आपकी रुचि भी होनी चाहिए, तभी काम करने में मन लगेगा। तो सबसे पहली बात हमने क्या देखा, टॉपिक देखेंगे नया है कि पुराना है। दूसरी बात, उसमें शोध की संभावना है कि नहीं है। तीसरी बात, आपके पास जितना समय है और जो संसाधन है उसके हिसाब से आपका जो टॉपिक है वो सही है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि जो भी आपने टॉपिक चुना है उससे आपका संसाधन मैच ही ना करता हो, आपके पास उतना टाइम ही ना हो क्योंकि वो और टाइम माँग रहा हो, आपके पास कम टाइम हो। साथ ही साथ आपको ये भी देखना होता है कि जो भी टॉपिक आप चूज़ कर रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। नहीं तो पता चला भैया एक दिन किए दूसरे दिन से हाथ पैर रख कर के बैठ गए कि कौन करेगा हटाओ। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? चलिए, चौथा प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है भैया, परिकल्पना क्या होती है? आपको यहाँ पर बताना है, तो आप लिखेंगे परिकल्पना एक तरह का अनुमान है। क्या है भैया? एक तरह का अनुमान होता है, जिसे हम शोध शुरू करने से पहले लगाते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको मान लीजिए मार्केट जाना है, तो आपके दिमाग में क्या चलता है? फलाने यहाँ का समोसा खाएँगे। बस भैया, क्योंकि आप मार्केट में पहुँचे नहीं, आपने शोध शुरू नहीं किया, यानी आप घर से बाहर निकले नहीं और आपके दिमाग में क्या चला कि फलाने के यहाँ का समोसा खाना है। बस यही परिकल्पना कहलाता है। शोध शुरू करने से पहले जो भी आपके मन में आ जाए, जो भी आप अनुमान लगा लेते हैं, बस वही सब परिकल्पना कहलाता है। जैसे हमें लगता है कि शहर में रहने वाली महिलाओं को में पोषण का स्तर बेहतर है। जैसे हमें क्या लगता है भैया कि जो शहर में महिलाएँ रहती हैं, उनका जो पोषण है, पोषण का स्तर क्या है? बढ़िया है। जब हम इस पर रिसर्च करते हैं कि यह बात कितनी सही है या गलत है, यही परिकल्पना कहलाती है। जैसे मैंने पहले गेस किया, हम लोगों ने सोचा कि भैया जो शहर में लेडीज़ रहती हैं, उनको तो बढ़िया पोषण मिलता होगा, हिष्ट-पुष्ट रहती होंगी, खाने-पीने की बढ़िया व्यवस्था होगी, सब कुछ हमने सोचा। अब जो हमने सोचा यही हमारी क्या कहलाती है? परिकल्पना। अब इसी परिकल्पना के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? इनके ऊपर शोध करना शुरू कर देंगे, ठीक है? चलिए, बात करते हैं 5वें नंबर प्रश्न के बारे में। तो 5वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, वर्णनात्मक शोध किसे कहते हैं? आपको यहाँ पर बताना है। तो भैया आप क्या लिखेंगे? वर्णनात्मक शोध में किसी विषय या घटना का विस्तार से वर्णन किया जाता है। शब्द से ही पता चल रहा है। वर्णनात्मक मतलब क्या हुआ? किसी चीज़ के बारे में वर्णन करना। तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि ये जो वर्णनात्मक शोध है, वो किसी एक टॉपिक के बारे में, एक विषय के बारे में या कोई एक घटना के बारे में जब विस्तार से वर्णन करता है, वही हमारा क्या कहलाता है? वर्णनात्मक शोध कहलाता है। जैसे किसी इलाके में बच्चों की पोषण की स्थिति कैसी है, ठीक है? जिसमें चीज़ों को सिर्फ़ बताया जाता है, जैसे वे बिना किसी बदलाव या प्रयोग के, ठीक है? फिर बोल रहे हैं यह एक कदम, सॉरी एक कदम कह रहे हैं, यह एकदम सीधी-साधा हैं? सीधा-साधा, हाँ, यह एकदम सीधा-साधा तरीका होता है जानकारी जुटाने का। मतलब सिंपल सी बात है भैया, जैसे आप किसी इलाके में देखना चाहते हैं कि वहाँ के बच्चों को भरपूर पोषण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? वहाँ पर जाकर के शोध करेंगे। उसमें जैसी चीज़ें हैं बिना उन्हें घुमाए-फिराए एज़ इट इज़ आप उसको लिखेंगे, बिना किसी बदलाव के। और भैया ये एक सीधा-साधा तरीका होता है, इसमें कुछ मिर्च मसाले की ज़रूरत नहीं होती है। आप जानकारी को इकट्ठा करेंगे और दूसरों के सामने उठा कर के रख देंगे, बस वही आपका वर्णनात्मक शोध कहलाता है। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। फिर से आप एक चीज़ को सुन लीजिए, ठीक है? थोड़ा-सा समय निकाल लीजिए और चीज़ों को ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ थोड़ा-सा। मैंने अभी आपको बताया कि मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है, क्या है भैया? 89480158 एंड 57, ठीक है? ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे कॉल मत कीजिएगा, आप मैसेज कीजिए। आपके पास एक क्यूआर स्कैनर भेजा जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट और पेपर के बारे में, पेपर का नाम क्या है उसके बारे में जानकारी देनी होगी। आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उस पे मात्र आपको ₹20, कितने भैया?
₹20 पे करने होंगे। जैसे ही आप ₹20 पे करते हैं, आपको पूरा का पूरा पीडीएफ, मतलब एक पेपर का पूरा पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, जिसमें लगभग 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 8 लघु उत्तरीय प्रश्न और 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जो आपकी परीक्षा से दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो लगातार पिछले साल पूछे भी गए हैं और लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएंगे। अगर आप ऐसे चाहते हैं दूसरे पेपर का भी, तो आपको फिर से ₹20 पे करने होंगे, आपको दूसरे पेपर का भी पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए। इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉल मत कीजिएगा, केवल आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप पे जो भी बातें हैं आपको कहनी है। ठीक है, चलो। हाँ भैया, कहाँ पे पहुंच गए थे? 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया था। छठे पे आ जाते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर लें। चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन भैया आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, द्वितीयक डेटा क्या होता है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे द्वितीयक डेटा वो जानकारी होती है जो पहले से किसी और के ने इकट्ठा की होती है, जैसे किताबों, रिपोर्ट्स, सरकारी दस्तावेज में मिलती है। हम बस उसे अपने शोध में इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमें खुद जाकर डाटा इकट्ठा नहीं करना पड़ता है, बल्कि पहले से उपलब्ध चीज़ों का सहारा लेते हैं। मतलब द्वितीयक डाटा, सिंपल सी बात समझो, कोई भी आप शोध करना चाहते हैं, अब उसके लिए आपको जानकारी चाहिए। अब पता चला भैया इसके ऊपर पहले से शोध की जा चुकी है, या शोध नहीं किया जा सका, इसके ऊपर पहले से ही चीज़ें जानकारी इकट्ठा की जा चुकी हैं, तो आप किसी किताब का सहारा ले सकते हैं। किसी रिपोर्ट में बताया गया हो, आप रिपोर्ट की सहारा ले सकते हैं। सरकारी दस्तावेज में इनके बारे में कुछ लिखा हो, तो आप उसका सहारा ले सकते हैं, और आप उसको उठा करके एज इट इज़ भैया उसमें ला करके शामिल कर सकते हैं, जिससे आपको ना तो उस इलाके में जाना पड़ता है और ना ही आपको उन लोगों से मिलना पड़ता है। जो भी डाटा वहाँ पे दिया हुआ था, आपने उसी का इस्तेमाल किया, और आपने क्या किया भैया, सीधा अपने शोध में ला करके रख दिया। बस यही हमारा द्वितीयक डाटा कहलाता है, क्योंकि ये पहले से ही उपलब्ध होता है, हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये द्वितीयक डाटा कहलाता है। इस तरीके से आप इसको कह सकते हैं। चलिए, 7वां नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, प्रायोगिक शोध में स्वतंत्र चरों का क्या महत्व है, आपको यहाँ पर बताना है। तो भैया आप लिखेंगे स्वतंत्र चर वो होता है जिसे हम बदलते हैं। क्या करते हैं भैया? बदलते हैं, ताकि यह देखा जा सके कि उसका असर किसी और चीज पर पड़ता है या नहीं। मतलब बोलते हैं स्वतंत्र चर, पहली बात तो हम उसे कहेंगे जिसको हम चेंज कर सकते हैं। और चेंज किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं कि जिससे हम देखें कि उस चीज को जैसे हम चेंज कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव कहीं और देखने को मिल रहा है कि नहीं देखने को मिल रहा है। तो वही हमारा क्या कहलाता है? स्वतंत्र चर कहलाता है। जैसे हम किसी डाइट प्लान को बदलते हैं, क्या करते हैं भैया? बदलते हैं स्वतंत्र चर, और देखते हैं कि वजन पर क्या असर हुआ है। इससे कारण और परिणाम का रिश्ता समझने में मदद मिलती है। मतलब सिंपल सी बात हुई कि आप अपने डाइट प्लान को चेंज किए और आप देखिए कि आपका वजन बढ़ रहा है या घट रहा है। क्या हो रहा है? या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है। अगर कुछ असर दिखाई पड़ रहा है, बस यही आपका स्वतंत्र चर कहलाता है। और इसी की वजह से हम कारण और परिणाम, मतलब कारण क्या हुआ? हमने डाइट को चेंज किया। डाइट को क्या कर दिया भैया? चेंज कर दिया। जब हमने डाइट को चेंज कर दिया, तो हमें रिजल्ट मिला भैया कि हमारा वजन या तो बढ़ रहा है, और या तो क्या हो रहा है? घट रहा है। तो कारण और परिणाम को समझने में यहां पर हमें मदद मिलती है। तो इस तरीके से आप 7वें नंबर प्रश्न का भी जवाब दे दीजिएगा। 8वां नंबर प्रश्न आपसे यहां पर पूछ रहा है भैया, शोध रिपोर्ट की कोई एक विशेषता लिखिए। तो आप लिखेंगे भैया, शोध रिपोर्ट की एक खास बात यह होती है कि यह साफ सुथरी, क्या भैया? साफ सुथरी, क्रमबद्ध और तथ्यों को, एक मिनट, हाँ हाँ, साफ सुथरी, क्रमबद्ध और तथ्यों पर आधारित होती है, जिसमें शुरू से लेकर के अंत तक पूरा विवरण होता है, जैसे शोध का उद्देश्य, तरीका, डेटा विश्लेषण, निष्कर्ष, ताकि कोई और भी उसे पढ़कर समझ सके। सिंपल सी बात है। शोध रिपोर्ट की केवल एक ही खासियत है, क्या है भैया? कि वो एक तो साफ सुथरी होती है, मतलब भैया बिल्कुल भी उसमें गंदगी नहीं होती। अब गंदगी क्या, कूड़ा करकट नहीं भरा जाता है, मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में लिखी जाती है। क्रमबद्ध होती है, मतलब एक के बाद दूसरा क्रम बताया जाता है कि भैया पहले ये कारण था, इसका परिणाम ये हुआ, फिर इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। तो ऐसे क्रमबद्ध होती है। और तथ्यों पर आधारित होती है, मतलब उसमें जो भी चीजें बताई जाती हैं वो तथ्य आधारित होते हैं, जिसमें शुरू से लेकर के अंत तक पूरा विवरण मिलता है। जैसे कि मिलता है, जैसे कि शोध का उद्देश्य क्या था, मतलब क्या उद्देश्य था जिसलिए आपको शोध करना पड़ा।
उसका तरीका कौन सा यूज किया गया है शोध में, उसमें कौन कौन से डेटा यूज किए गए हैं, विश्लेषण कैसे किया गया है और निष्कर्ष क्या निकला है, इन सभी चीज़ों का पता हमें किस में लग जाता है, शोध रिपोर्ट में। और भैया ये इतने आसान होने की तरीके से होने के कारण ही इसको कोई भी पढ़कर समझ सकता है, इसलिए हम भैया कह सकते हैं शोध रिपोर्ट की ये सबसे बड़ी विशेषता होती है। बात करते हैं 9वें नंबर प्रश्न के बारे में। तो 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, मापन के किसी एक स्तर का नाम बताइए। तो आप लिखेंगे मापन का एक स्तर है नाम मात्र स्तर। क्या है भैया? नाम मात्र स्तर, जिसे हम नॉमिनल स्केल बोलते हैं, जिसमें चीजों को सिर्फ नाम या वर्ग के आधार पर बांटा जाता है। ठीक है, मापन का जो एक स्तर है भैया, उसका क्या नाम है? नाम मात्र स्तर है। और इसमें हम चीजों को नाम और वर्ग के आधार पर क्या करते हैं? बांटते हैं। जैसे लिंग के आधार पर भैया पता चल जाता है ये पुरुष है या महिला है, धर्म के आधार पर हिंदू है या मुसलमान है, आदि चीजों से हम क्या करते हैं? पता करते हैं, जिसमें कोई क्रम नहीं होता है, कोई भी क्रम नहीं होता है, बस अलग अलग पहचान होती है। यह मापन का सबसे सरल तरीका होता है। ये क्या होता है भैया? नाम मात्र स्तर जो होता है, ये सबसे सरल तरीका मापन का होता है। बस इसमें आपको नाम पढ़ना होता है और नाम के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है भैया? चीजों को बताना होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 10वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, डेटा विश्लेषण की डेटा विश्लेषण में बार डायग्राम का क्या उपयोग है? आपको यहाँ पे बार डायग्राम ना, जैसे ये करके बनाया जाता है, ऐसे करके इतना परसेंट यहाँ पे, इतना परसेंट यहाँ पे, इतना परसेंट यहाँ पे, या फिर ऐसे करके बना दिया जाता है। ये भैया पहले यहाँ तक उठा था, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक और फिर यहाँ तक, ये सब बार डायग्राम होते हैं। इनका उपयोग क्या होता है आपको यहाँ पे बताना है। तो आप लिखेंगे भैया बार डायग्राम एक ग्राफ होता है। क्या होता है भैया? एक ग्राफ होता है, जिसमें हम आंकड़ों को क्षणों के रूप में दिखाते हैं। हाँ, सिंपल सी बात है, ऐसे दिखाया जाता है कि भैया ये 2010 का है, ये 2012 का है, ये 2013 का है और ये 2015 का है। ऐसे करके ये जो होता है, ये हमारा क्या कहलाता है भैया? ये बार डायग्राम कहलाता है। क्षणों के रूप में दिखाते हैं, जिसमें अलग अलग श्रेणियों की तुलना करना आसान होता है। मतलब जैसे किसी भी चीज़ का किसी से तुलना आप करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसे अगर हमें दिखाना है कि किसी जिले में कितने लोग अनाज वितरण योजना का लाभ ले रहे हैं, तो बार चार्ट बहुत काम आता है। मतलब बोल रहे हैं कि इसका एग्जाम्पल आप ऐसे कह सकते हैं कि हमें किसी जिले में ये दिखाना है कि कितने लोग अनाज वितरण, मतलब जो भी अनाज सरकार के द्वारा बांटा जा रहा है उसका लाभ उठा रहे हैं, तो आप उसको बार डायग्राम से बहुत अच्छे से या बार चार्ट से आप बहुत अच्छे से उसको समझा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप 10वें नंबर प्रश्न का भी जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे आपने देखा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ऐसे ही आपको लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में भी जानकारी दी गई है। एक एक प्रश्न जो है आपको यहाँ पर बताया गया है और उनकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक है, चलिए जैसे ही आपका लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहीं से स्टार्ट हो जाता है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी, तो कुल मिलाकर के आपके 16 पेज में भैया, 16 पेज में पूरा पीडीएफ तैयार किया गया है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ये पूरा पीडीएफ चाहिए तो आपको वह क्या करना है भैया? 89480158 एंड 57 पे आपको क्या करना है? व्हाट्सएप करना है, कॉल बिल्कुल नहीं करना है। आप अपने पेपर का नाम बताएंगे, अपने सब्जेक्ट का नाम बताएंगे, आपके पास एक क्यूआर स्कैनर भेजा जाएगा अगर आपका पीडीएफ तैयार होगा तो। बस आपको उस पर क्या करना है भैया? 20 रुपीज़ पे करने हैं। और जैसे ही आप 20 रुपीज़ पे करेंगे, आपके पास पीडीएफ भेज दिया जाएगा। जो कुछ भी लिखा है पीडीएफ आपके पास भेज दिया जाएगा। आप आराम से उनसे तैयारी कर सकते हैं। मैं सिंपल सी बात यही कहना चाहता हूँ, आप 80 रुपये की सीरीज लेते हैं, उसमें 300, 250, 150 क्वेश्चन होते हैं, आप सभी को याद नहीं कर सकते हैं। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन उन्हीं में से आपके लिए यहाँ पे तैयार किए गए हैं। आप आराम से इनको पढ़ सकते हैं और इनका जवाब जाकर के परीक्षा में दे सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।